हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज हम डिस्कस करेंगे अभी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो है रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज से जुड़े हुए काफ़ी सारी क्वेश्चंस और काफ़ी सारे इश्यूज अभी लाइव हैं। जैसे रिवर्स चार्ज में किसको इनवॉइस बनाना है और वो इनवॉइस कैसे बनाना है, फिर उसकी हमें एंट्रीज कैसे करनी है। तो रिवर्स चार्ज में सबसे पहले आपको 9(4) और 9(3) वाले दो रिवर्स चार्ज हैं। आप याद रखिए, आपको रिवर्स चार्ज में इनवॉइस तब बनाना है अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। वो अनरजिस्टर्ड 9(3) में भी हो सकता है, 9(4) में भी हो सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना है। 9(3) वाली केसेस में आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हो तो भी आपको ही उस पर टैक्स पे करना है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका इनवॉइस वो खुद बना लेगा क्योंकि अभी वो रजिस्टर्ड है। लेकिन 9(4) वाले केसेस में क्योंकि वो हमेशा ही अनरजिस्टर्ड होगा तो हमेशा ही आपको उसका इनवॉइस बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी कब कब आएगी? तब जबकि आप 9(3) वाली सप्लाई दे रहे हो और आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, और तब जब आप 9(4) की सप्लाई ले रहे हैं तो हर किसी केस में, क्योंकि हर केस में फिर वो अनरजिस्टर्ड ही होगा। और ये हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? जो इनवॉइस बनाने का, यानी कि जो परचेज का इनवॉइस बनाने का प्रोविज़न है सेल्फ इनवॉइसिंग का, सेक्शन 31(3)(f, एक बार हम उसकी लैंग्वेज देखते हैं कि वो हमें क्या कहता है। तो उससे हमारे काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि कब हमें इनवॉइस बनाना है, कब नहीं बनाना है। तो प्रोविज़न सिंपली कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे अंडर सबसेक्शन 9(3) और 9(4) shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of supply। यानी कि जो हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो 9(3) या 9(4, आप मैं भी इसको ऐसे आपको ये नहीं बोल सकते कि 9(3) में बनाओ या 9(4) में बनाओ। यानी कि 9(3) और 9(4 जब भी आप रिवर्स चार्ज ले रहे हो, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो आपको ही उसका इनवॉइस बनाना है। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि इनवॉइस बनाना कैसे है। जो सेक्शन 31(3)(f है वो सिर्फ इनवॉइस बनाने की बात करता है। यहाँ पे एफ के बाद जी भी है जो ये भी कहते हैं कि आप रिवर्स चार्ज में जब भी पेमेंट करोगे तो आप एक पेमेंट वाउचर भी बनाओगे। तो रिवर्स चार्ज के इनवॉइस के लिए सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट पेमेंट वाउचर के लिए कोई नहीं पूछ रहा, वो भी आपकी लायबिलिटी है। तो आप कोई भी रिवर्स चार्ज में पेमेंट करो, चाहे 3 के चाहे 4 के, आपको पेमेंट वाउचर हमेशा बनाना है पेमेंट करने के टाइम पे। अब ये इनवॉइस मुझे बनाना कैसे है? 31(3)(f ने सिर्फ ये है कहा कि आपको इनवॉइस बनाना है। उसने उसके कोई प्रोविजंस नहीं बताए कि इनवॉइस कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कब बनाना है। यानी कि जो इनवॉइस के नॉर्मल प्रोविजंस हैं वो ही इस वाले इनवॉइस पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो जो मेरे नॉर्मल इनवॉइस बनती है जीएसटी की, वो ही इनवॉइस आपकी 31(3)(f के लिए भी बनेगी। लेकिन वो इनवॉइस में सिर्फ थोड़ा सा आपका डिफरेंस ये होगा कि उसको जो सप्लायर बना रहा था उसकी जगह वो आप बनाएंगे, क्योंकि सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है जीएसटी का, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप इनवॉइस बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सप्लायर बनाता। तो उसमें सप्लायर में आप सप्लायर का ही नाम लिखोगे, रिसिपिएंट में आप अपना ही नाम लिखोगे। इनवॉइस आपका बिल्कुल सिंपल बनेगा। एक अभी आप इनवॉइस एक अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नॉर्मल इनवॉइस है, रिवर्स चार्ज का नहीं है। रिवर्स चार्ज को कोई स्पेशल इनवॉइस हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे पहले ये इसका क्रेडिट मिस्टर पी टिब्रिवाल जी को जाता है, जिन्होंने ये इनवॉइस फॉर्मेट किया है। इसमें उन्होंने क्या सारे टाइप के इनवॉइसेस और वाउचर्स को के फॉर्मेट्स भेजी हुए हैं हमें। सिर्फ इसमें रिवर्स चार्ज को उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बनाया क्योंकि उसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। रिवर्स चार्ज में ये नहीं कि आपको कोई यूनिक काइंड ऑफ इनवॉइस बनाना है। आप इसी इनवॉइस में सबसे पहले एक सीरीज नई क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में रिकनसाइल करने में दिक्कत ना हो। तो सीरीज में आप आरसी वर्ड जैसे रिवर्स चार्ज, या उसमें भी दो बना सकते हैं, आरसीएम और अनरजिस्टर्ड यानी कि यूआरडी वाला। तो वो आप रिवर्स अपना जो रिवर्स चार्ज वाली इनवॉइस की सीरीज है उसकी पहले तो आप सीरीज चेंज कर लो कि भाई ये रिवर्स चार्ज वाला इनवॉइस है। उसके बाद वो इनवॉइस बिल्कुल जैसा आपको ये टैक्स इनवॉइस दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो लिखा है रिवर्स चार्ज, यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या ये रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, आपको यहाँ पे यस कर देना है कि यस ये रिवर्स चार्ज वाला है, राइट। तो इतना ही आपको करना है। बाकी इसमें जहाँ सप्लायर का एड्रेस लिखना है वहाँ पे आप सप्लायर का ही एड्रेस लिखोगे, जहाँ पे रिसिपिएंट का एड्रेस लिखना है वहाँ आप अपना एड्रेस लिखोगे। क्वांटिटी, टैक्स की रेट, HSN कोड वगैरह जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, HSN कोड का इसमें मैटर कभी अराइज नहीं होगा,
क्योंकि 1.5 करोड़ तक का है और आपका अगर सप्लाई रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो उसकी उतनी सप्लाई होगी ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इनवॉइस ये वाला बनाना है। सिर्फ इसमें रिवर्स चार्ज वाले में आप चाहो तो इसमें रिवर्स चार्ज और ब्रैकेट में अनरजिस्टर्ड वो लिख के यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई रिवर्स चार्ज में मेरे को इनवॉइस बनाना पड़ रहा है। और रिवर्स चार्ज में इनवॉइस में मैंने लिख दिया कि हाँ मैं रिवर्स चार्ज में इनवॉइस बना रही हूँ, तो इसका मतलब भी ये है कि आप ही इसको बना रहे हो एज ए रिसिपिएंट। इस इनवॉइस को फिर हमें एंटर कहाँ करना है, अभी तो आपकी 3B जानी है, लेकिन GSTR2 जो आप नॉर्मल रूटीन में जब भेजोगे तो आपको GSTR2 में ही ये वाला इनवॉइस एंटर करना है। यानी कि जो आपके इनवॉइस आपके अनरजिस्टर्ड से परचेज वाले हैं वो आपके GSTR2 में जाएंगे, क्योंकि GSTR2 ही तो मेरी परचेज की रिटर्न है और ये भी मेरी परचेज ही है। मैंने इस पे टैक्स पे किया है, मैंने इस पे इनवॉइस बना दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मतलब परचेज है वो किसी और की हो, मतलब मेरी सप्लाई हो गई, वो परचेज ही मेरी रहेगी, सप्लाई नहीं होगी मेरी, तो उसको मुझे अपनी परचेज वाली ही रिटर्न में दिखाना होगा। तो आप देखेंगे भी तो GSTR2 जो है वहाँ पे स्पेसिफिकली उसके फॉर्मेट में उन्होंने वो स्पेस दिया भी है जहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड से सप्लाई वाले जो इनवॉइसेज है वो आप वहाँ पे दिखाएंगे। तो आई थिंक इनवॉइस का मैटर भी क्लियर हो गया। इसके बाद एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि मुझे रिवर्स चार्ज वाली एंट्री कब करनी है। ऑल द रिवर्स चार्ज के और भी प्रोविजंस हैं और वो मैं अपनी दूसरी वीडियोस में कवर भी कर चुकी हूँ, तो वो सारे के सारे प्रोविजंस में रिपीट नहीं कर रही हूँ। जैसे डेली 5000 की आपको लिमिट दी गई है CGST के केस में, CGST SGST के केस में, तो वहां तक आपको फिर रिवर्स चार्ज में पे करने की जरूरत नहीं है। सेम नोटिफिकेशन अभी IGST के अंदर नहीं है, तो वो सब जो है कुछ ओपन इश्यूज भी हैं उसमें कि आप इंटरेस्टेड अगर कोई परचेज करके ले आए तो उसको कैसे पे करेंगे, तो वो सब मैं नहीं डिस्कस करूंगी इसमें। नाउ लेट अस कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन कि अब मुझे इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो एंट्री करने के लिए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप परचेज करेंगे जिस दिन, अगर आप हाथ के हाथ ही एंट्री करते हो अकाउंटिंग में, तो जिस वक्त आप परचेजेस कर रहे होंगे तब आपको ये नहीं पता होगा कि आज मेरी परचेज 5000 से ज्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी। उस वक्त आप सिंपल एंट्री यही करोगे कि आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे और साथ में जो आपके वेंडर का अकाउंट है उसको क्रेडिट करोगे। यहाँ पे जरूरी है कि आप जो वेंडर है, वेंडर में आप वेंडर URD एक अकाउंट जरूर ओपन करो। मतलब वेंडर जो है वो अनरजिस्टर्ड वाले, मेरे अलग पता चलना चाहिए कि सारे अनरजिस्टर्ड वाले वेंडर्स थे। तो आप दिन भर में तो आप यही एंट्री करते रहोगे कि भाई इतने इतने की परचेज करते चले गए। अब डे एंड पे अगर वो 5000 से ज्यादा है तो फिर मैं क्या करूंगी, और उसके टैक्स डिडक्शन की भी, उसकी मतलब टैक्स चार्ज जो मैं कर रही हूँ उसकी भी एंट्री करूंगी। अगर वो 5000 से ज्यादा नहीं है तो वही मेरी एंट्री खत्म हो गई। तो अगर आपकी अमाउंट 5000 से ज्यादा होती है, लेट्स सपोज दिन भर की मेरी परचेज जो है वो 5000 से ज्यादा हो गई, तो फिर मेरी एडिशनल एंट्री क्या हो जाएगी, मैं उस पर इनपुट CGST URD आप लिखेंगे, स्पेशली रिवर्स चार्ज भी लिख सकते हैं। फिर इनपुट SGST वो भी URD 2 मुझे, क्योंकि इसकी ये तो मैंने अपना इनपुट लिया, मतलब अपनी एसेट क्रिएट किया जो मैंने उसको टैक्स को पे किया, क्योंकि मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। साथ में मुझे इसकी लायबिलिटी भी क्योंकि राइज करनी है, तो फिर मैं क्रेडिट किसको कर दूंगी, आउटपुट CGST URD एंड आउटपुट SGST URD। और ये एंट्री मैं करूंगी तब जब मेरा डे का एंड हो जाएगा या अगले दिन की मॉर्निंग में, जब मुझे पता चल गया कि मेरा पिछले दिन का खर्चा 5000 से ज्यादा हुआ था कि नहीं हुआ था, तब आप ये एंट्री करेंगे। 5000 से ज्यादा है तो आप टैक्स पे करने की और टैक्स का क्रेडिट क्लेम करने की भी एंट्री करेंगे। और अगर आपकी 5000 से कम है तो फिर आप उसको वहीं छोड़ देंगे कि सिर्फ मैंने परचेज बुक कर ली, आपका काम खत्म हो गया, आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना। इसके बाद जब आप इस पेमेंट को एडजस्ट करेंगे, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो मेरा रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि जब आप टैक्स का पेमेंट कर देते हो आपको तब उसका क्रेडिट मिलता है, जो 4 बेसिक कंडीशन है हमारे ITC लेने की। और जो रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है उसका पेमेंट आप क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते, मतलब आप कैश लेजर से ही कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि कैश का क्रेडिट मुझे सेम मंथ मिल जाएगा या अगले महीने मिलेगा। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, इसका क्रेडिट आपको सेम मंथ में ही मिलना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख को आप जब पेमेंट कर रहे हो, एक्चुअली पहले तो आप सब कुछ प्रोविजनली एक्सेप्ट करा रहे हो, यानी कि पहले आप जो कुछ कर रहे हो वो प्रोविजनली आपको मिलता जा रहा है। 20 तारीख को जब आप पेमेंट कर देते हो तो वो चीज़ आपकी एक तरीके से फाइनल होगी, क्योंकि पेमेंट हो गया टैक्स का। तो यहाँ पे भी आप इस क्रेडिट को अपनी रिटर्न में बुक करेंगे, यानी कि आप ले सकते हैं इस क्रेडिट को। 20 को आप जब पेमेंट करेंगे तो इसका भी पेमेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पहले मुझे इसका पेमेंट करना और अगला महीना लेना है। इसके लिए जो गवर्नमेंट की ट्विटर फीड है वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा और उसके क्वेश्चन के रिप्लाई में भी उन्होंने मेरी इंटरप्रिटेशन को फेवर भी किया है कि आपको सेम मंथ में ही इसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो क्रेडिट आपको सेम मंथ में मिल गया। क्रेडिट आप एडजस्ट किस तरीके से करेंगे, जैसे आप नॉर्मल करते हैं। देखो, इसका क्रेडिट आप किसी भी पेमेंट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो अनरजिस्टर्ड वाला जो टैक्स है, आउटपुट वाला जो आपने एंट्री की, उसमें आपने 2 में लिखा ना आउटपुट टैक्स
आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, URD, ये रिवर्स चार्ज, क्योंकि सिर्फ URD वाला ही नहीं होगा, एक रिवर्स चार्ज दूसरा भी होगा, राइट। तो ये URD वाला मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, दूसरे वाले रिवर्स चार्ज का मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तो यहाँ पे इसके पेमेंट के लिए आप क्रेडिट लेजर यूटिलाइज नहीं करोगे, इसीलिए जब मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि आप जब मास्टर्स क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज में है, ये अनरजिस्टर्ड वाला है, वो आप अकाउंट के हेड में ही मेंशन करो मास्टर्स क्रिएट करते हुए, ताकि आपको तभी पता रहे कि इसको मुझे क्रेडिट लेजर से एडजस्ट करना ही नहीं है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम 93 वाला रिवर्स चार्ज ले रहे हैं, यानी कि जहाँ पे मेरा सप्लायर हो सकता है कि रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड है अगर आपका सप्लायर, तो आपका सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि आपको इनवॉइस उसका नहीं बनाना है, बाकी सारा प्रोविजन और एंट्री ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आप उसका एक सेपरेट अकाउंट होगा जिसमें कि आप उसको RCM लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो मेरा आउटपुट टैक्स है, आप सेम एंट्री होगी आपके बिल्कुल। तो आप क्या करो यहाँ पे, अब हम सिंपल एंट्री क्या करेंगे, मेरी परचेज डेबिट टू वेंडर तो मैं हमेशा ही करती हूँ, परचेज डेबिट टू वेंडर। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, तो परचेज डेबिट साथ में जो मेरा इनपुट है, इनपुट CGST और इनपुट SGST और इनपुट IGST, जो भी कुछ है तीनों में से, वो डेबिट टू जो मेरा वेंडर है उसका नाम, और साथ में टू आउटपुट टैक्स पेबल। तो पूरी मेरी यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड एंट्री हो गई। अब जो मेरा आउटपुट टैक्स है उसको मैं क्या करूंगी, पे कर दूंगी कैश लेजर यूज करके, और जो मेरा इनपुट वाला आया, जो मेरी एक एसेट बनी, यानी कि जो मेरा क्रेडिट है, मेरा ITC है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी पेमेंट के लिए। तो उसको जब आप यूटिलाइज करोगे तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, और जो आपका टैक्स लायबल है उसको आप डेबिट कर दोगे, तो एडजस्ट हो जाएगी आपकी एंट्री वाली भी। तो ये हमारी RCM की एंट्रीज होंगी कि हमें RCM की एंट्री किस तरीके से करनी है। एक बार बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले आप दिन का पूरा खर्चा बुक करोगे 94 वाले के लिए, 5000 से ज्यादा है तो आप उस पर टैक्स डिडक्शन की एंट्री भी करोगे, और साथ में आप टैक्स की जो आपने डिडक्ट किया टैक्स परचेज के ऊपर जो पे किया उसकी एक एसेट भी, यानी कि उसका ITC भी क्रिएट कर दोगे अपना। तो मेरी एसेट और लायबिलिटी दोनों साथ साथ खड़ी हो जाएंगी। देन जो एसेट है उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगी आउटपुट टैक्स पे करने में बाकी के, और जो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको मैं पे कर दूंगी कैश लेजर यूज करके। और अगर मेरा 93 वाला रिवर्स चार्ज है तो मुझे वेट करने की जरूरत ही नहीं है, कंसोलिडेटेड इकट्ठी एंट्री करनी है मुझे, परचेज डेबिट टू वेंडर करनी है, फिर परचेज के साथ में परचेज डेबिट और मेरा इनपुट टैक्स डेबिट टू वेंडर एंड टू लायबिलिटी। सेम मैनर में जो मेरी एसेट है उसको मुझे यूटिलाइज कर लेना है टैक्स पे करने के लिए, और जो मेरी लायबिलिटी है उसको मुझे पे कर देना है कैश लेजर यूज करते हुए। तो ये मेरी यहाँ पे एंट्रीज होंगी। तो ये थी प्रोविजन रिलेटेड टू कि मुझे इनवॉइसिंग किस तरीके से करनी है और किस तरीके से मुझे उसका एंट्रीज करनी है अपने बुक्स के अंदर। सो ये थी प्रोविजन रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज। साथ में रिवर्स चार्ज का एक डिटेल वीडियो भी है, तो इसमें मैंने वो सारे के सारे प्रोविजन डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किए हैं, तो बाकी प्रोविजन आप उस डिटेल वीडियो में भी देख सकते हैं कि कब कब आप पे लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज में डिडक्ट करने की। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी चीज समझ नहीं आ रही है कि आप जितनी भी परचेज कर रहे हो, छोटी छोटी परचेजेस, आपको सब पे, जितने भी आप सप्लाई ले रहे हो, आपको सब पे, यस आपको सब पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। तो अभी तक आपने नहीं शुरू किया है तो प्लीज उसको शुरू कीजिए। तो प्लीज अपने सारे के सारी परचेजेस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कीजिए। याद रखना कि वो एग्जेम्प्टेड ना हो, एग्जेम्प्टेड है तो फिर आपको भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।